Welcome student on my YouTube channel Study with Pankaj Singh. In this video, we will learn about Science Class 9 Chapter 8 Motion, which is a physics first chapter named Motion. Watch the full video. फुल वीडियो को जरूर देखें। तो बात करेंगे मोशन के बारे में क्लास 9th के या उसके पीछे के भी आप बच्चे हैं तो इस वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा, क्योंकि हम बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से इसको शुरू करने जा रहे हैं। क्लियर है? तो बिना देरी किए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, ताकि ये ज़्यादा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा आपके दोस्त भी सीख सकें जैसे कि आप सीख रहे हैं। ठीक है? तो अब आपका बिना टाइम गंवाए हम लोग चलते हैं सीधे वीडियो पे और सीखते हैं इस चैप्टर के बारे में। हम लोगों चैप्टर को शुरू करना है। चैप्टर का नाम ही है मोशन। तो मोशन ये चैप्टर का नाम है, तो पहले यहाँ से हम इसको टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है? तो टॉपिक को देखते हैं हम लोग। देखिए, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल लेंगे और बहुत ही जो नीचे बेसिक लेवल से शुरू करेंगे। इसको समझना, जितना ही बेस से हम समझना शुरू करेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। आपको हमने पहले बोल चुका हूँ कि आप अगर जूनियर क्लास के भी हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। तो आपको यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम मोशन को समझने से पहले रेस्ट को समझना होगा। आखिर रेस्ट क्या होता है? रेस्ट सिंपल भाषा में हम लोग जेन्युइन तौर पे अपने जीवन में डेली लाइफ में यूज करते हैं रेस्ट वर्ड को। तो रेस्ट वर्ड हम लोग क्या, कभी भी कोई आदमी थक जाता है तो कहते हैं कि रेस्ट कर लो। रेस्ट करने का मतलब क्या होता है वहाँ पे डेली लाइफ में, कि रुक जाओ, बैठ जाओ, आराम कर लो। यहाँ भी रेस्ट का जो मतलब क्या है उसको समझना होगा। अब यहाँ रेस्ट के बाद ही इसके दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, रेस्ट और मोशन। तो इसको समझने के लिए आप देखिए, आपको मैंने रेस्ट और मोशन के दोनों के लिए कुछ लिख रखा है। हमने लिखा, इफ द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज एज टाइम पास इट इज सेड टू बी एट रेस्ट। हमने लिख रखा है कि अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, समय बीत रहा है और समय के साथ पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, तो उसको उस पोजीशन को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि रेस्ट में है। क्लियर है ना? दूसरा हमने लिख रखा है, इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज एट एज टाइम पास इट इज सेड टू बी मोशन। अगर क्या हो रहा है कि पोजीशन लगातार चेंज हो रहा है, जैसे जैसे समय जा रहा है वैसे ही पोजीशन भी चेंज हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है। मतलब सिंपल सा आपको समझ में आ गया हो, एक रेस्ट में उसी ऑब्जेक्ट को आप कह सकते हैं जो ऑब्जेक्ट किसी एक जगह पे रुका हुआ है, समय के साथ वो मूव नहीं कर रहा है या उसमें कोई मूवमेंट नहीं दिखा रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं वो रेस्ट में है। और वो ऑब्जेक्ट जो जिसका पोजीशन समय के साथ उसका पोजीशन बदलते जा रहा है, तो उसको हम लोग कह सकते हैं ये मोशन में। जैसे हमने दो एग्जाम्पल के लिए आपको पिक्चर नीचे लगा रखा है। जैसे आप इस पिक्चर को देखेंगे तो यहाँ पे आप समझ में आपको आएगा कि ये एक बुक है यहाँ पे, जिस बुक को टेबल पे रखा गया है। और यहाँ पे आप ये जो वाल है, इस वाल से आप इसका डिस्टेंस देखिए, नाप लीजिए, या इसके सीलिंग से डिस्टेंस ले लीजिए। आप कुछ समय बाद भी फिर आप जब मेजर करते हैं तो आपको आप यहीं पाते हैं कि वो बुक स्टेशनरी वहीं पे है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो बुक है वो क्या है, रेस्ट में है। तो रेस्ट आपका क्लियर हो गया। मोशन की बात करते हैं तो यहाँ पे आप मोशन कब कहेंगे? जैसे आप इस पिक्चर को देखने की कोशिश करेंगे, ये जो कार था ये आप देखेंगे पॉइंट ए पे यहाँ पे है, और कुछ समय के बाद 5 सेकेंड्स के बाद ये कार आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। मतलब क्या हुआ कि आपको इस कार के पोजीशन में चेंज दिखाई दिया। अभी कार था इस हाउस ट्री के पास था, 5 सेकेंड के बाद ये कार यहाँ आ गया। इसका मतलब कि इसके पोजीशन में चेंज हुआ है। तो ये पोजीशन में चेंज कुछ समय बीतने के बाद दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये क्या है, मोशन को शो कर रहा है। क्लियर हुआ? रेस्ट और मोशन। ये बुक का एग्जांपल रेस्ट हो सकता है, और ट्री है ये भी रेस्ट का एग्जांपल है। ये मूविंग कार है, ये किसका एग्जांपल हो गया, मोशन का। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमने लिखा है मोशन इज रिलेटिव। मोशन इज रिलेटिव लिखने का मतलब क्या हुआ कि मोशन हमेशा जो होता है वो रिलेटिव होता है किसी ना किसी से। जैसे कहने का मतलब ये उसका किसी ना किसी से रिलेशन होता है। जैसे हमने पीछे आपको एग्जांपल दिया था मूविंग कार का, तो वहाँ पे आपको हमने विथ रेस्पेक्ट टू हाउस एंड ट्री समझाने की कोशिश किया था। तो उस हाउस और ट्री के रेस्पेक्ट में वो कार क्या है, मूव कर रहा है। क्लियर ना? जैसे सिंपल सा एक एग्जांपल अगर हम ले लें कि हम कोई ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, तो ट्रेन में तो हम किसी कंपार्टमेंट जाकर बैठ जाते हैं। तो अगर हम जब बात करेंगे ट्रेन जो मूव कर रहा है, प्लेटफॉर्म से मूव किया, तो ट्रेन तो मूव कर रहा है, तो ट्रेन तो मोशन में है। लेकिन अगर हम उस कंपार्टमेंट के रेस्पेक्ट में आपकी पोजीशन पूछें तो आपका पोजीशन क्या हो जाएगा, रेस्ट में हो जाएगा। लेकिन अगर आपका पोजीशन देखा जाए प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में, क्योंकि आप तो प्लेटफॉर्म से दूर जा रहे हैं,
तो प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में आपका पोजीशन क्या हो जाएगा, मोशन में हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, मतलब अगर कंपार्टमेंट के रिस्पेक्ट में, तो कंपार्टमेंट में ही आप हैं, आप जहाँ बैठे हैं वहीं बैठे रह गए, तो आपके पोजीशन में कोई चेंज नहीं दिखाई दे रहा है। किसके रिस्पेक्ट में, कंपार्टमेंट के रिस्पेक्ट में, तो आप रेस्ट में हो गए। लेकिन अगर बात करें हम लोग आप ही के पोजीशन को प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में, तो प्लेटफॉर्म से आप दूर जा रहे हैं, तो डिस्टेंस तो आप कवर कर रहे हैं, तो आप प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में क्या हो गया, मोशन में। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि मोशन इज नॉट एब्सोल्यूट, इट इज़ रिलेटिव। मोशन है ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये क्या है, रिलेटिव है। ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे, किसके रिस्पेक्ट में आपका पोजीशन पूछा जा रहा है। ये क्लियर हो गया। अब आते हैं इसके बाद पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में पार्टिकल का पोजीशन क्या हो सकता है, तो सिंपल सा बोले तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन की हम बात करें तो दो ही सकता है, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि मतलब क्या, जैसे आपसे कोई पोजीशन कोई पूछ दे तो क्या यही हो सकता है कि कोई फिक्स ले लिए, अगर मान लीजिए कि 100 मीटर साउथ किसी का पोजीशन है, फिर वो जिस रेफरेंस पॉइंट से आप लिए हैं 100 मीटर नॉर्थ जाता है, तो एक को पॉजिटिव तो दूसरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। क्लियर है ना। तो उसी तरह से आपको हम यहाँ पे सीधे लिखे हुए द न्यूमेरिकल वैल्यू टुगेदर विथ द यूनिट्स गिव्स द डिस्टेंस ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन। जैसे किसी भी का भी डिस्टेंस लिखा रहता है इसको समझने के लिए, तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो ये बतलाता है कि वो कितने दूरी पे है, और उसके साथ जो यूनिट है वो डिपेंड करता है सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। क्लियर है। और उसके साथ जो साइन लगा रहता है पॉजिटिव या निगेटिव, उसको क्या कहते हैं कि वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है या निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। जैसे आपको हमने यहाँ पे नंबर लाइन पर समझाने की कोशिश किया है। अगर जीरो को ओरिजिन लेते हैं तो जीरो से जब आप राइट साइड में बढ़ते हैं तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन होगा, और जब आप लेफ्ट साइड में जाते हैं तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन। क्लियर है। समझ में आया होगा आपको पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल अलोंग विथ ए स्ट्रेट लाइन। तो हम लोग बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। देखिए ये बहुत ही इजी टॉपिक है, इसको समझना ही बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट भी है ये। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की हम बात करते हैं तो समझिए, हमने लिख रखा है व्हेन ए पार्टिकल गोज फ्रॉम ए टू बी, जब पार्टिकल ए से बी जाता है द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ इज डिस्टेंस। जो तो ए से बी का बीच का जो टोटल लेंथ होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। अगर वहीं हम बात करें द लेंथ ऑफ ए स्ट्रेट लाइन ए बी टुगेदर विद द डायरेक्शन ऑफ द लाइन इज डिस्प्लेसमेंट, और वहीं हम क्या कहते हैं कि अगर ए और बी के बीच के स्ट्रेट डिस्टेंस की बात कर ले, स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस की हम बात करें तो वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जैसे हम पिक्चर को समझने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे क्लियर हमने बोला ए टू बी, ए टू बी, तो ए से हम किधर जा रहे हैं, बी पे। तो ये हमारा जो पाथ जा रहा है ना, ये आप देख रहे हो यहाँ पे, ये जो पाथ जा रहा है ना, ये ए से बी, तो ये हमारा डिस्टेंस हो गया। जैसे रोडवेज से मान लीजिए आप छपरा से दिल्ली जा रहे हैं, तो रोडवेज आपका मान लीजिए कि बहुत सारा टर्निंग लेते हुए जा रहा है, तो ये आपका टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन अगर डायरेक्टली ए टू बी के बीच के स्ट्रेट लाइन की बात करिएगा तो ये आपका क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। क्लियर हुआ ना। क्योंकि देखिए अब आगे भी आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। डिस्टेंस है जो ओनली मैग्नीट्यूड एंड इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस जो होता है उसका सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। इसलिए आप जानते हो, आप स्केलर क्वांटिटी आपको मालूम ही होगा, स्केलर क्वांटिटी किसको बोलते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, इसलिए डिस्टेंस क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी हो गया। वेयर एज डिस्प्लेसमेंट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट में क्या है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन में भी है। तो जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो जाता है तो कौन सी क्वांटिटी में चली जाती है, वेक्टर क्वांटिटी में चले जाती है। इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, आपका वेक्टर क्वांटिटी हो गया। क्लियर हो गया ये बात। लास्ट हम लिखा डिस्टेंस कांट बी जीरो बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। अब हमने लिखा डिस्टेंस कांट बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, मतलब डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता है लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही है, जैसे हमने पहले ही वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी आपको समझा दिया, तो वही से आप समझ गए होंगे कि डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन होता है। तो जैसे ये कोई भी कार है, मूविंग कर रहा है ए टू बी, ए टू कहाँ गया, बी, और फिर वो रिटर्न आ गया बी टू ए। तो जब ये ए टू बी जा रहा था तो क्या था, पॉजिटिव जा रहा था, और जब ये बी टू ए आएगा तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो गया। क्लियर। तो जब ए टू बी गया पॉजिटिव और उतना ही डिस्टेंस बी टू ए आएगा निगेटिव, तो दोनों को जब आप ऐड कीजिए तो आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा,
जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। लेकिन कोई भी कार ये थोड़ा सा भी मूव कर गया तो इसकी डायरेक्शन तो कोई जरूरी नहीं है, तो ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो इसलिए ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए तो आप देखते हैं आगे। बात कर लेते हैं मोशन में। दो तरह के मोशन होते हैं, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो पहले आपको समझना होगा कि यूनिफॉर्म मोशन किसको कहेंगे और नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसको कहेंगे। तो जब यूनिफॉर्म मोशन की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखिएगा, इफ़ ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर ऑब्जेक्ट जो हो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे इक्वल इंटरवल टाइम, मतलब अगर 1 मीटर 1 सेकंड, फिर अगले 1 सेकंड में 1 मीटर, मतलब एक फिक्स टाइम में एक फिक्स डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है, तो उसको आप कह सकते हैं यूनिफॉर्म मोशन में। अगर इसके ग्राफ लाइन की हम बात करें, जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अब क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन है, तो यहाँ जो ग्राफ बनेगा वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनेगा, उसको डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम बोलते भी हैं। वो कैसा होगा, वो स्ट्रेट लाइन होगा। क्लियर है। तो स्ट्रेट लाइन होने का मतलब क्या हो गया, जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, जैसे कि अगर हम वाई एक्सिस को डिस्टेंस लिए हुए हैं और एक्स एक्सिस को टाइम लिए हुए हैं, तो जब इस पर हम मोशन को रिप्रेजेंट करेंगे जो कि यूनिफॉर्म मोशन है, अगर वो स्ट्रेट लाइन हो जाए, अगर वो क्या हो जाए, स्ट्रेट लाइन हो, जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे स्ट्रेट लाइन हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ जो मोशन शो कर रहा है ऑब्जेक्ट वो कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। तो ये जस्ट अपोजिट है उससे। यूनिफॉर्म में था कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, यहाँ क्या हो गया, इफ ऑब्जेक्ट ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, मतलब अनइक्वल डिस्टेंस, जैसे 1 सेकंड में अगर 1 मीटर, दूसरे सेकंड में वो क्या हो गया 4 मीटर, फिर कम हो जाए बेसिक, मतलब अनयूनिफॉर्म वे से वो ट्रेवल कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जब इसके डिस्टेंस टाइम ग्राफ की हम लोग बात करते हैं, तो इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ आप यहाँ पे देख सकते हैं इस पिक्चर में। ये क्लियर है, ये कैसा होगा, कर्व होगा। ये समझ में आ रहा होगा ना आपको, ये लाइन जो रेड लाइन से रिप्रेजेंट की हुई कर्व है, तो इसका नॉन यूनिफॉर्म मोशन का टाइम डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या हो गया, कर्व हो गया। और इसको हम लोग एक्सीलरेटेड मोशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सीलरेटेड मोशन भी कहते हैं। क्लियर हुआ ना, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं डिफरेंस लिखने के लिए, तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो बात करते हैं स्पीड की। स्पीड में हम देखते हैं सीधे लिखा है डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, मतलब डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है पर यूनिट टाइम में, वही क्या कहलाता है, स्पीड कहलाता है। कितना डिस्टेंस कितने टाइम में वो ट्रेवल कर रहा है। तो पर यूनिट टाइम मतलब रिलेशन है कि 1 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 किलोमीटर 1 घंटे में, 60 किलोमीटर पर आवर 60 किलोमीटर 1 घंटे में। तो ये हो गया आपका स्पीड हो गया, 60 किलोमीटर पर आवर 60 मीटर पर सेकेंड, तो ये आपकी स्पीड हो गया। क्लियर है ना। जैसे आपके दिमाग में ये आ रहा हो कि ये कहाँ से, जैसे आप मान लीजिए भी से हम रिप्रेजेंट करते हैं स्पीड को, एस से अगर डिस्टेंस को, तो ये क्या हो गया, पर यूनिट टाइम। तो स्पीड इजकल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, भी इजकल टू एस बाई टी। भी क्या हो गया आपका स्पीड, एस हो गया डिस्टेंस और टी हो गया टाइम। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं, ये आपका एक फॉर्मूला हो गया कि v इजकल टू एस बाई टी। क्लियर हो गया, स्पीड आपको समझ में आ रहा है। यहाँ से आप किसी मतलब कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल बाई टाइम टेकन करके आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप एवरेज स्पीड की हम लोग बात करते हैं। तो एवरेज स्पीड में देखिए आपको समझना होगा कि एवरेज स्पीड कैसे निकलेगा। जैसे मान लीजिए कि कुछ डिस्टेंस को कुछ टाइम में, फिर कुछ डिस्टेंस को कुछ टाइम में ट्रेवल किया जा रहा है, तो एवरेज स्पीड टोटल पूछा जाता है आपसे। तो एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। ठीक है, जैसे मान लीजिए पहले 20 मीटर फिर 10 मीटर ऐसे करके कोई ट्रेवल किया, क्लियर ना। पहला 20 मीटर उसने ट्रेवल किया 1 सेकेंड में, दूसरा 10 मीटर उसने ट्रेवल किया 5 सेकेंड में। तो टोटल एवरेज स्पीड आपसे पूछ दे तो क्या करिएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई टोटल टाइम टेकन। मतलब तो जैसे कि क्या था आपका, पहले 20 मीटर फिर वो 10 मीटर फिर 5 सेकेंड प्लस 1 सेकेंड, तो कितना हो गया 20 10 30 30 बटे 6, ये कितना हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है ना। तो ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। तो एवरेज स्पीड आपको समझ में आ गया। अब एवरेज स्पीड के आगे हमने एक नेक्स्ट टॉपिक और लिख रखा है जिसका नाम है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। जैसे आपको यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन समझा है, सेम वैसे ही होता है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड भी। क्लियर है ना, ग्राफ भी सेम जाता है। तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या हो जाएगा, जब इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में कवर कर रहा हो तो यूनिफॉर्म स्पीड, और जब अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो ये भी क्लियर हो गया आपका। अब बात करते हैं यूनिट ऑफ स्पीड। तो यूनिट ऑफ स्पीड डिपेंड करता है यूनिट ऑफ डिस्टेंस और यूनिट ऑफ टाइम पे। जैसे करने का मतलब क्या है कि अगर डिस्टेंस का यूनिट किलोमीटर है और टाइम का यूनिट अगर आवर है, तो ये हो जाएगा, इसका स्पीड का यूनिट क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर, स्पीड मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ से देखते हैं आगे।
चलिए देखिए, अब हम लोग बात करते हैं वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी की अगर डिस्टेंस ट्रेवल बाई इट पर यूनिट टाइम इन ए गिवन डायरेक्शन, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, स्पीड में क्या पढ़ते हैं, वहाँ भी डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम था, यहाँ भी है डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, लेकिन वहाँ पे डायरेक्शन नहीं था, वहाँ केवल मैग्नीट्यूड है। और यहाँ क्या गया, डायरेक्शन, गिवन डायरेक्शन में, या तो या डायरेक्शन की बात करें तो स्ट्रेट लाइन में जब हम बात करते हैं डायरेक्शन की तो दो ही हो सकता है, या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव। तो जब किसी भी क्वांटिटी में डायरेक्शन आ जाता है और मैग्नीट्यूड हो तो क्या बन जाता है, वो बन जाता है वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका मतलब क्या क्लियर हुआ कि हमारा वेलोसिटी जो है वो क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। ये कि स्पीड को क्या बोलेंगे, तो स्पीड को हम बोल सकते हैं कि स्पीड हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो ये हो गया। जैसे अब यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे वेलोसिटी को, तो जैसे वहाँ पे फॉर्मूला था यहाँ भी वैसे ही होगा, क्लियर है ना, कि वेलोसिटी इजकल टू, अगर यहाँ पे हम वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट कर देते हैं तो वेलोसिटी इजकल टू क्या हो जाएगा, s/t। वहाँ स्पीड में एस जो था वो क्या था, डिस्टेंस था, लेकिन यहाँ पे ये डिस्टेंस नहीं है, बल्कि क्योंकि इसमें डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन आ गया, तो जब डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन आ जाता है तो आपको हमने पीछे समझा रखा है कि क्या कहते हैं, कि उसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो यही क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। तो यहाँ आप एक और कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट जब वो पर यूनिट टाइम है तो उसको आप वेलोसिटी कह सकते हैं। ये समझ में आपको आ रहा है, क्लियर हुआ ना वेलोसिटी के बारे में। तो और भी यहाँ पे हम लोग बात कर सकते हैं। अब इसकी बात करते हैं यूनिट की। तो यूनिट ऑफ वेलोसिटी ये डिपेंड करेगा किस पे, यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय यूनिट ऑफ टाइम पे। तो जैसे वहाँ पे स्पीड में था किलोमीटर पर आवर, यहाँ भी अगर डिस्प्लेसमेंट आपका है किलोमीटर में और टाइम हो गया आवर में तो किलोमीटर पर आवर इसके यूनिट हो जाएगा। अगर डिस्प्लेसमेंट मीटर में है और टाइम सेकेंड में है तो मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, तो ये इसके यूनिट हो गए, क्लियर है। अब यूनिट में अब यहाँ पे आपको स्ट्रेट लाइन में वेलोसिटी क्या हुई बता दिए, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। और एक और देखिए, आपसे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार बच्चे कंफ्यूज भी जाते हैं वेलोसिटी और स्पीड को लेके, तो उसको हम क्लियर कर देना चाहते हैं यहाँ पे। देखिए क्लियर है, स्पीड है वो क्लियर है कि वो उसका कोई डायरेक्शन नहीं है, उसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। स्पीड जो है वो क्या है, स्केलर क्वान्टिटी है। स्पीड जो है वो इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम होता है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब हम आगे बात करते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में हमने क्लियर बोला ये डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होता है, इसमें डायरेक्शन होता है, क्लियर हो गया ना। जैसे आप बात करेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, तो ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज एज टाइम पासेस। अगर वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट का चेंज नहीं कर रहा है टाइम के पास करने के साथ साथ, तो उसको हम कह सकते हैं कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है। क्लियर हो गया ना, आपको डायरेक्शन क्लियर है, दो तरह के वेलोसिटी हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव। क्लियर हो गया बात, ये वेलोसिटी आपको समझ में आ गया। अब एक चीज़ और छोटा सा, जैसे इस फार्मूला से ही न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला बनाया जाता है कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू v इंटू टी। ये कभी कभी न्यूमेरिकल में ऐसा केस आ जाता है, तो वेलोसिटी इंटू टाइम भी वहाँ यूज किया जाता है। वेलोसिटी समझ में आ गया, आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। चलिए तो हम लोग बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। तो एवरेज वेलोसिटी में आप क्या होता है समझिए। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी। मतलब कोई ऑब्जेक्ट एक इनिशियल वेलोसिटी से स्टार्ट करता है और जब वो रुकता है तो उसकी वेलोसिटी में कुछ चेंज होता है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, उन दोनों का को 2 से डिवाइड कर दिया। जैसे हमने इनिशियल वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट किया, फाइनल वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट किया, तो हमारा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा। एवरेज वेलोसिटी को जनरल तौर पर हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल टू हो जाता है u प्लस v बाई 2, u प्लस v बाई 2। तो ये आपका हो गया एवरेज वेलोसिटी। समझ में आ गया आपको। अब हम लोग देखिए यहाँ पे एक और टॉपिक दे रखे हैं हम लोग, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है, तो ये देखिए हमने लिखा है, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज इन इट्स वेलोसिटी विथ टाइम। मतलब रेट ऑफ चेंज जो हो रहा है उसके वेलोसिटी में टाइम के रिस्पेक्ट में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन कहते हैं। जैसे अब एक्सीलरेशन का फॉर्मूला अगर की बात करते हैं, एक्सीलरेशन को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, तो ए से डिनोट करते हैं पहले। तो ए इक्वल टू आपका क्या बन गया, ए इक्वल टू आपका बनेगा, देखिए फाइनल वेलोसिटी को v से, तो फाइनल वेलोसिटी चेंज की बात करिएगा, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, v माइनस यू, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और उसको किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, टाइम से जब डिवाइड करते हैं तो हमारा ए इक्वल टू क्या होगा, v माइनस यू बाई टी। क्लियर हुआ यहाँ से। तो आप हम इसकी एसआई यूनिट की बात कर लें, तो यहाँ एसआई यूनिट इसकी क्या हो सकती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना, क्या बोल सकते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए अभी बात करते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, कि जीरो कब होगी, तो व्हेन ए बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इट्स एक्सीलरेशन विल बी जीरो। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रहा है तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा। क्लियर हो गया ना। चलिए अब देखते हैं आगे। चलिए हम बात करते हैं अभी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की। तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कब होगा और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कब होगा।
देखिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करते हैं, इफ द वेलोसिटी चेंज एट यूनिफॉर्म, मतलब क्या होगा, वेलोसिटी अगर इक्वल रह रहा है टाइम इंटरवल में तो हम कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, लेकिन चेंज इन वेलोसिटी इक्वल है तो टाइम के रिस्पेक्ट में। और नॉन यूनिफॉर्म का आप कहेंगे जब क्या हो रहा है कि ऑपोजिट हो जाए, नॉन, तब यह यहाँ पे क्या होता है, वेलोसिटी जब क्या हो जाए, यहाँ पे वेलोसिटी अनइक्वल अमाउंट में इक्वल इंटरवल टाइम ऑफ में चेंज होने लगे, तो वहाँ पे हम लोग क्या बात कर सकते हैं कि ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन को शो कर रहा है। क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पे आपको यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्लियर होने के बाद हम बात करते हैं रिटार्डेशन या डी एक्सीलरेशन, या इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल सा निगेटिव एक्सीलरेशन। मतलब हुआ तीनों वर्ड्स का, इसका मतलब क्या हुआ, इफ द वेलोसिटी इज डिक्रीज, वेलोसिटी जब डिक्रीज करता है, डिक्रीज करने का मतलब क्या हुआ, जब वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करने का मतलब हुआ जब वेलोसिटी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, वेलोसिटी क्या होने लगेगा, निगेटिव होने लगेगा। तो हम बात करेंगे चेंज इन वेलोसिटी जब निगेटिव जाएगा तो ये क्या होगा, डी रिटार्डेशन, डिक्लेरेशन या निगेटिव एक्सीलरेशन इसको बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल समझाएंगे आपको, यू और भी, यू को इनिशियल वेलोसिटी, वी को फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश, जैसे मान लीजिए यू जो है वो आपका हो जाए 10 मीटर पर सेकेंड, वी आपका अगर हो जाए 0 मीटर पर सेकेंड, मतलब कोई गाड़ी तेज़ी से जा रही है और एकाएक वो क्या हो जाए, रुक जाए, तो 10 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से वो तेज़ी से चलना शुरू की और एकाएक जब रुकेगी तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो वहाँ पर जब एक्सीलरेशन आप निकालिएगा तो एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू। तो v आपका 0 है, u आपका 10 है, और बाई क्या होता है, आपका जितना टाइम लगा, टाइम मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है टाइम इक्वल टू 5 सेकेंड, तो टाइम 5 हो गया, तो यहाँ पे आपका कितना हो गया, 10 माइनस 10/5, ये कटा तो कितना आ गया, -2 मीटर, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपका यहाँ एक्सीलरेशन क्या हो गया, निगेटिव। जब एक्सीलरेशन निगेटिव है तो उसको आप क्या बोल सकते हैं, रिटार्डेशन, डी एक्सीलरेशन या निगेटिव एक्सीलरेशन बोल सकते हैं। ये केस कब हो रहा है, जब आपका एक इस केस के लिए आप एक और चीज़ समझिए, इसके कंडीशन आप लिख सकते हैं, ये कब हो रहा है केस, जब आपका इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी से क्या हो जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी से बड़ा हो जा रहा है, तो यहाँ पे आपका केस क्या हो जा रहा है, रिटार्डेशन का हो रहा है। क्लियर हो गया। ठीक है, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आपको और भी जिस चैप्टर का बचा हुआ टॉपिक है उसको देखेंगे। ठीक है, वहाँ पे न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट जो पार्ट इस वीडियो का आएगा, यहाँ इस वीडियो में यहाँ तक सीखे, आगे के वीडियोज में आगे का बचा हुआ इस चैप्टर के टॉपिक को सीखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहा है या जो नॉलेज आपको मिल रहा है वो आपके दोस्तों तक भी पहुँचे। और आप लाइक और कमेंट जरूर करें इस वीडियो के, जिस पोर्शन में कोई दिक्कत लग रहा है, जिस टॉपिक में कोई दिक्कत लग रहा है तो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।